ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने उसी को रीड्रॉ कर लिया। और अब इसके रिएक्शंस में यहीं पे इसी के ऊपर शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने में कोई मसला तो नहीं है ना? तो मैं इसके रिएक्शंस यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। इसका रिएक्शन ये बन जाएगा RA इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे भी आसान है। और ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 300 MA इक्वल टू 300 किलो न्यूटन मीटर ये लग रहा है इसकी, ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अच्छा, ये नॉर्मली फिर हम इसको नॉर्मली क्या, बल्कि सपोर्ट्स को फिर आप हटा देंगे। ठीक है, जब आप रिएक्शन शो कर दिए तो अब आप सपोर्ट्स हटा दे। फ्री बॉडी डायग्राम वो सारी चीज़ आपको पता है ना, पूरी बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दी, उसके रिएक्शंस निकाल दिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि ड्रॉ shear, determine the shear and moment diagrams। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को जरा साइड पे रखिएगा। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैंने किसी पॉइंट पे shear फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे shear फोर्स या बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है तो हाँ, उसका प्रोसीजर क्या होगा? सेक्शन काटेंगे। क्योंकि इंटरनल फोर्सेज है ना, तो इंटरनल फोर्सेज तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेक्शन। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एट 0.5 मीटर, चले मैं ऐसे आपको एग्जैक्टली, अभी आप इसको लिखे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर 0.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आप मुझे shear फोर्सेस बताएं। तो मैं इस जगह पे सेक्शन काटूंगा और उसके बाद फिर मैं सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। ये मैंने सेक्शन उसी लेफ्ट से, वैसे अब मेरे पास चॉइस है, मैं लेफ्ट को भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं राइट को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने लेफ्ट को ड्रॉ कर दिया। मेरी इस चॉइस की वजह ये थी कि मुझे लेफ्ट वाले सेगमेंट के साथ वर्क करना आसान लग रहा है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि कब आपको दूसरा सेगमेंट भी आसान पड़ सकता है। मसलन अच्छा, अब इसका ये जो फेस है, ये वाला फेस, ठीक है, ये वाली साइड जो आपको नजर आ रही है, ठीक, ये फेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव फेस पे अब मैंने इन shear और मोमेंट को फाइंड करना है ना। एक्सियल फोर्स तो इसमें नहीं लग रही ना, बीम है, कोई एक्सियल फोर्स नहीं लग रही, तो ज़ाहिर है कोई नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो ज़ाहिर है कोई एक्सियल फोर्स डेवलप नहीं होगी ना, तो अब उनको शो भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, शो करने जा रहा हूँ यहाँ पे shear फोर्स मैंने शो करनी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव फेस है, तो मैं किस डायरेक्शन में शो करूं? सॉरी, अच्छा, मेरा ये x पॉजिटिव है और इस तरफ मेरा y पॉजिटिव है। अब बताएं, और ये पॉजिटिव फेस है अलोंग पॉजिटिव y अपवर्ड। चलो, आपको अगर पता है कि चूंकि हमने y अपवर्ड पॉजिटिव लिए है तो ठीक है, अब आप अपवर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हम जनरली हम कहेंगे अलोंग पॉजिटिव y। ठीक है, अब अपवर्ड भी चलें, ठीक है, इस वक्त आप कह सकते हैं अलोंग। मैंने ड्रॉ कर दिया इस डायरेक्शन में। अच्छा, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक हो गया। इसको कोई ना कोई नाम भी देना पड़ना हमारी मजबूरी है ना। मजबूरी ये है कि जब हम इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में तो टर्म्स आती है ना, तो टर्म को कोई ना कोई नाम दिया हो तो फिर आप इक्वेशन में यूज कर सकेंगे ना। तो उसके लिए अब हम इसको कोई नाम देने लगे। तो मैंने आपको कहा था कि shear फोर्स किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V से। अच्छा, कैपिटल V से तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब ये भी बताना है कि ये shear है कहां पर। इसका ये एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आर्बिट्रेरीली खुद यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊं, मैं कहूँ ये मेरा पॉइंट D है एट 0.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और मैं VD इसको नाम दे दूं, V विद सबस्क्रिप्ट D, ऐसे नाम दे दूं इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके D वगैरह कोई नाम ना यूज करूं, मैं इसको कहूं V एट x इक्वल टू 0.5 मीटर, या सिंपली x इक्वल टू 0.5 मीटर ना भी लिखो, सिंपली ऐसे भी समटाइम्स हम लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि हम
v एट x इक्वल टू 0.5 मीटर बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने शो करना है बेंडिंग मोमेंट को। बेंडिंग मोमेंट अब ये अगेन पॉजिटिव फेस है, काउंटर क्लॉकवाइज वुड बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। या अगर आपको इसमें इसके अंदर अब ये भी याद रखना आसान है कि ये सैगिंग डायरेक्शन है, ठीक है, तो मैंने इसको सैगिंग डायरेक्शन में शो कर दिया। वो जो बेस है ना वो हर जगह अप्लाई होती है, लेकिन ये जहां आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस सेगमेंट के लिए सैगिंग डायरेक्शन ये बनती है ना बेंडिंग मोमेंट की। तो खैर अगर आपको ये नहीं बेंडिंग मोमेंट है ना, इसमें आपको दोनों इजी लगेंगे। सैगिंग ये इस बेस पे उसको डायरेक्शन फिक्स कर देना कि सैगिंग कौन सी बन रही है, और इस बेस पे भी आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव फेस है तो मैं पॉजिटिव जी डायरेक्शन में इसको शो करूंगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको भी कोई नाम देना चाहिए, m x इक्वल टू 0.5 ये नाम दे देते हैं इसको, चले फिलहाल। अच्छा, नाम के लिए ये है कि हमारी कोशिश होती है कि नाम ज्यादा लंबा ना हो, तो उस अगर पॉइंट हो मसलन md या vd नाम यूज करें तो जरा इजी रहता है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कोई मसला नहीं, मैं लंबा नाम ही यूज करने जा रहा हूं, m एट x इक्वल टू 0.5 मीटर। ये तो मैंने इंटरनल फोर्सेस शो कर दिए हैं, और इसमें क्या चीज रहती है ड्रॉ करनी, ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो रही है ना, तो और इसमें क्या कौन सी फोर्सेस मैंने शो करनी है, ये वाली फोर्स और ये वाला बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट नहीं, इसको बस सिंपली मोमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये 60 किलो न्यूटन और इसी तरह से ये 300 किलो न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद क्या करते होते हैं, अननोन्स मेरे ये जो मैंने रेड में शो किए ये v और m, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यहां से मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ये क्लियर है आपको, और कोई चीज आएगी इसमें, यहां से मैं कह सकता हूं v एट x इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू -60 किलो न्यूटन, ठीक हो गया। अब इस माइनस का क्या मतलब है कि यहां जो डायरेक्शन शो हो रही है असल में ये डायरेक्शन नहीं है, हमने उसको पॉजिटिव में एज्यूम करके शो कर दिया, असल में इसका मतलब है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इसकी जो शो हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक हो गया। लेकिन आपने फ्री बॉडी डायग्राम में उसको शो पॉजिटिव में करना है, तभी उसका प्लस और माइनस का आप इसी तरह इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे ना। अच्छा, अगर हमने ये फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी भी करना चाहूं तो कर मैं सकता हूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। फोर्सेस यही वाली कंसीडर होंगी, चाहे मैं जिस भी, ये नहीं कि सी पे कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाली फोर्स भी आ जाएगी बीच में। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, नॉर्मली हम प्रेफर क्या करते हैं कि जहां सेक्शन काटा होता है, अच्छा अब हमारी मजबूरी कुछ उस तरह से बन गई है कि अब हम कहना है ना कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सर्टेन पॉइंट, अब मैं इसको नाम देने पे शायद मजबूर हो गया हूं कि मैं इसको डी का नाम या कोई और नाम दे दूं, ठीक है। मैं सी तक ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो मैं इसको डी कहने जा रहा हूं। अब मैं बताऊंगा कि मैं समेशन ऑफ मोमेंट ले रहा हूं अबाउट डी पॉइंट इक्वल टू 0, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्वेशन है मेरी। नॉर्मली आप कोशिश ये रखें, अगर आप इसमें कोई मसला नहीं है, लोकल साइन कन्वेंशन मैंने एक लेना है ना यहाँ पे, या इसको पॉजिटिव ले लूं या फिर इसको पॉजिटिव ले लूं, ऐसे ही है। मैं काउंटर क्लॉकवाइज को फिलहाल पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, यानी जिसमें मैंने आपको बताया मर्जी है आपकी, लेकिन मैं इसको लेने जा रहा हूं, ठीक है। आप दूसरी तरफ भी ले सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखवाओ जल्दी करो। 300 के साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस m x इक्वल टू 0.5 मीटर, ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर का, इतना थोड़ा नहीं है वैसे, आपको स्केल मैंने छोटा रखा है इसलिए। आगे
60 किलो न्यूटन कोई फोर्स प्रोड्यूस करेगा, कोई मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट डी। ये पॉइंट डी है मेरा, क्या प्रोड्यूस करेगा? -60 इंटू 0.5 इक्वल टू 0। ये वाली फोर्स क्यों नहीं कोई मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता अबाउट डी? डी के ऊपर पास कर रहा है ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन डी के ऊपर से पास कर रहा है, इसका लीवर आर्म 0 है। तो यहां से अब ये चीज निकल आएगी, क्या वैल्यू बनेगी? m at x equal to 0.5 मीटर is equal to 270 with माइनस साइन किलो न्यूटन मीटर। ये मैंने क्या किया है, मैंने एट वन पॉइंट, एट पॉइंट डी जिसको 0.5 मीटर जो कि था फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसके ऊपर मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दिए वैल्यूज, दोनों नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। ठीक हो गया। अगर इसी तरह से मैंने जिस तरह मैंने 0.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यहां पे मैंने एट x इक्वल टू 0.5 मीटर मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिए, इसी तरह एट एनी अदर पॉइंट मुझे कहा जा सकता है। ऐसा ही है, अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे पूरी बीम में हर पॉइंट पे आपने बताना है कि वहां पे कितनी शेयर फोर्स है और कितनी बेंडिंग मोमेंट है, तो इसको जब मैं शो करूंगा तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बिटवीन व्हाट, यानी मसलन मैं ग्राफ ऐसे जब बनाने लगूंगा, मैं आपको समझाने के लिए गिव मी अ मिनट। वो जो ग्राफ मेरा बनने जा रहा है वो इस तरह से बनेगा, मैं उस ग्राफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उस ग्राफ में जाहिर है एक इस तरह से लाइन होगी, ऐसे ही है, जो कि x को रिप्रेजेंट कर रही है, x इन मीटर्स। ठीक है, यहां पे x 0 मीटर है, 1 2 3, यहां पे 3 मीटर है, 4 5 और यहां पे 6 मीटर है। ठीक हो गया, एग्री। x का ओरिजिन यहां पर है a पॉइंट के ऊपर, ये मेरा पॉइंट a है, ये मेरा b पॉइंट है और ये मेरा c पॉइंट है। ठीक हो गया। और मुझे ये बताना होगा कि मसलन मैंने इस वक्त जो कैलकुलेट किया है, जी प्लीज, जी मैं आपका सवाल समझ कर मैं ये सोच रहा हूं कि बात आपको समझाऊं कैसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो 60 किलो न्यूटन और 300 किलो न्यूटन मीटर, ये जो हमने रिएक्शंस निकाले ये किस वजह से आए हैं? इनकी वजह से, ये जो 20 और 40 लग रहे हैं इन्हीं का रिएक्शन है ना ये। वैसे अगर ये ना लग रहे होते तो ये जीरो ना होते। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ये इसकी वजह ये है, और हमारी इक्वेशंस के अंदर ये चीजें आ रही है ना, 60 आ रहा है, 300 आ रहा है, या फिर 60 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने इनको प्रोड्यूस किया और फिर इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। अगर आपको मैं सिंपल यस और नो में आंसर दूं तो आंसर इज यस, प्रोड्यूस कर रही है मोमेंट। इस इक्वेशन में डायरेक्टली क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि मैंने लेफ्ट सेगमेंट के साथ वर्किंग की है। यही वर्किंग अगर मैं राइट सेगमेंट के साथ करता तो उसमें डायरेक्टली 20 और 40 ये वाली फोर्सेस आ रही होती। क्लियर? अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था डायग्राम के बारे में। इस डायग्राम में x है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको मैंने यहां शो कर दिया। अगर ये डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं फॉर शियर फोर्स, ठीक, इफ दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, तो मेरा जो ये y एक्सिस है मैं आपको शो कर देता हूं। ये जो मेरा एक्सिस है इसके ऊपर मैं v प्लॉट कर दूंगा इन किलो न्यूटन। अभी ऊपर जो मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं v एट x इक्वल टू 0.5 मीटर और m एट x इक्वल टू 0.5 मीटर, इससे मेरे पास सिर्फ एक जगह पे इस ग्राफ का एक पॉइंट
अब मैं shear force की ड्रॉ कर रहा हूं, तो shear force के से रिलेटेड मेरे पास एक पॉइंट है ये -60 किलो न्यूटन एट x इक्वल टू 0.5 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है 0.5 मीटर वाला, इस जगह जो shear force की वैल्यू है वो कितनी है, -60। तो मेरे पास अगर मैं एक स्केल यहां पे शो कर दूं कि मैं कहूं कि ये +20 है, ये 40 है और ये 60 है, और इसी तरह से मैं इस साइड पे ये लाइन एक्सटेंड कर दूं, शो कर दूं इसको, ठीक है। मैं यहाँ जगह बनाने के लिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये मेरा ज़ीरो, ये मेरा x का भी ज़ीरो है और v का भी ज़ीरो है, ठीक, ऑरिजिन है ये मेरे पास। और ये -20, ये -40 और ये -60। आप लोगों ने ये, जब मैं प्लॉट करने का कहूँगा तो प्लॉट आपने इस तरह आपने ग्राफ शीट के ऊपर करना है। किसके ऊपर? ग्राफ शीट। मेरे पास तो ये वन नोट है ना, इसमें ग्रिड लाइन मैंने शो कर दी है, तो मेरे पास वो चीज़ें खुद ही वो ग्राफ शीट वाली सिचुएशन बन गई ना। तो आपने इसको ग्राफ शीट पे करना है, रजिस्टर पे खुद से अंदाजे वाले स्केल नहीं यूज करने, ठीक है। ओके, सो मेरे पास x इक्वल टू 0.5 मीटर के ऊपर ये वैल्यू मेरे पास है -60। मैं अगर इसका कलर चेंज कर सकूं तो मैं ये कह देता हूं कि ये है मेरे पास, ये मेरे एक पॉइंट प्लॉट हुआ इस ग्राफ का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे हर 0.5 मीटर के इंटरवल के ऊपर वैल्यू बताएं shear फोर्स की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने इस जगह 0.5 मीटर के ऊपर काटा है, तो अगले 0.5 मीटर यानी 1 मीटर के ऊपर भी आप सेक्शन काटेंगे, और फिर v एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1.0, आप इसको नाम कहना चाहें तो दे दें, वो फाइंड करेंगे आप। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने क्विकली करता हूं कि वो कैसे हो रहा होगा। मसलन अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, तो जो सेक्शन पहले मैंने 0.5 मीटर के ऊपर लिया था, अब मैं वो सेक्शन 1 मीटर के ऊपर लूंगा। अब अगर अगेन मैं उसी तरह से ये सेगमेंट आपको शो करके दिखाऊं, ये 1 मीटर लेंथ है इसकी। अब अगेन मैं उसके ऊपर सारी वो जो प्रोसीजर पहले किया था वही करूंगा, और यहां पर ये जो फोर्स है ये फाइंड करूंगा। ठीक हो गया? इसको भी आप वैसे शो कर दें, दोनों इकट्ठे ही फाइंड करते हैं। फिर जब डायग्राम ड्रॉ करें तो फिर v की डायग्राम भी इसी से v की डायग्राम के लिए भी वैल्यू आ जाएगी और मोमेंट की डायग्राम के लिए भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एट द सेम लोकेशन x इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर हो गया? तो आपके ख्याल में आइए आंसर इसका v x इक्वल टू 1.0 मीटर का आंसर कोई और आता? ये आंसर नहीं बनेगा दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा, जब मैं shear की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पास इस जगह के ऊपर भी यही वैल्यू होती है इसकी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाके सेक्शन काटता, यहां पे जाके या यहां पे जाके, तब भी आंसर वही ना रह जाता। क्यों? हाँ जी, आगे जाके होने लगा है। तो मैं कह रहा हूं कि जस्ट बिफोर, ये गौर से सुन लो, जस्ट बिफोर बी पॉइंट यानी एट x इक्वल टू 2.99999 मीटर के ऊपर यही रिजल्ट आएगा। एग्री? तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट्स उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, और इसको मैं जस्ट बिफोर यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है। 3 से थोड़ा सा मैंने पहले इसको शो किया, जितना कि मैं कर सकता था इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब मैं सेक्शन इसके बजाय यहां पे काटूंगा जस्ट टू द राइट ऑफ बी, यानी एट x इक्वल टू 3.00001 मीटर पे जाके कब काटूंगा सेक्शन, तो उस सिचुएशन में जब मैं दोबारा से इस तरह की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो उस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर
उस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इसके लिए एक तरीका ये वाला भी होता है, ऐसे करके, जो मैंने आपको बात की है ना, x इक्वल टू 3.00001 मीटर, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डाल के ऊपर प्लस डाल लें। इसका मतलब है कि हम एग्जैक्टली 3 के ऊपर नहीं है, लेकिन एट सम पॉइंट, चलो मैं समझाने के लिए इस दफ़ा ऐसे शो कर देता हूँ, 3.00001। मैं जितने भी जीरो लिखना चाहता था मैं लिख सकता था, लेकिन अब इसमें मैं स्पेस बचाने के लिए ज़्यादा जीरो नहीं लिख रहा, ठीक है। यानी जस्ट टू द राइट ऑफ, यानी 3 से जो कुछ बड़ा है उसके ऊपर, और m एग्री। अगेन अब इस केस में एक चीज रहती है अभी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में, यस, ये 20 किलो न्यूटन की जो फोर्स है ये भी इसमें शामिल हो जाएगी। अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब आपके ख्याल में क्या हो जाएगा रिजल्ट? -40। ये देखो, अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं तो 60 - 20 प्लस v एट x इक्वल टू 3.0001 मीटर इक्वल टू 0। अब यहां से मैं आंसर निकाल सकता हूं -40 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अब यहां आके जब मैं इस 3 को जैसे ही क्रॉस करूंगा, 3 पे वैल्यू अनडिफाइंड है इसकी, ठीक है। 3 को जैसे ही क्रॉस करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40। ये देखो, तो नॉर्मली हम फिर क्या करते हैं, हम करते इस तरह से, मैं प्लॉट लाइन चल रही है ना तो मैं इसको ज्वाइन करने जा रहा हूं। बल्कि मैं यहां से लाइन उठा लेता हूं। नॉर्मली हम ये लाइन 3 से थोड़ा सा पहले भी नहीं करते, बस एग्जैक्टली 3 पे ले जाते, लेकिन इसका मतलब हमें यही पता होता है कि 3 पे ये वैल्यू नहीं है, जस्ट बिफोर 3 इसकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसको हम कहते हैं जंप इन शेयर फोर्स डायग्राम। ये एक तरह का जंप है ना, कि एक यकदम एक वैल्यू बढ़ गई है, यानी एग्जैक्टली वर्टिकली वो शूट कर गई, वैल्यू ऊपर चली गई। जैसे ही हमने 3 को क्रॉस किया, वो वैल्यू हमने 20 किलो न्यूटन लोड को एनकाउंटर किया अपनी इक्वेशन के अंदर, एंड द वैल्यू वाज नाउ -40 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे जब अब चलते जाएंगे, मुझे ये बताएं कि अगर मैं सेक्शन अब यहाँ पे यहाँ काटा हुआ है, उसके बजाय अगर, अच्छा, बेंडिंग मोमेंट चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी ना, लेकिन ये बात सिर्फ शेयर के लिए हो रही है। मैं सेक्शन अगर यहाँ के बजाय यहाँ काटूं जस्ट बिफोर सी, तब तक सिचुएशन यही रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू, ये लाइन में ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूं जस्ट बिफोर x इक्वल टू 6 मीटर तक, 5.999 मीटर तक। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? इस बीम के सी पॉइंट से आगे हम कहीं जा सकते हैं? मेरे ख्याल है हम तो गिर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सी पे तो बीम खत्म हो रहा है ना, तो बस आपने लाइन यहां पे क्लोज कर देनी है। ठीक है, यानी यही इसकी फाइनल आपने शो करनी वैल्यू। यानी इस एंड के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि सी के ऊपर शेयर कितना है, तो उसकी वैल्यू -40 किलो न्यूटन है। ठीक हो गया। और ए के ऊपर भी -60 है, जैसे ये पीछे लाइन चल रही है वाली। ठीक हो गया। तो हम इसको लाइन को, आई एम सॉरी, इस तरह क्लोज कर लेंगे। और समटाइम्स हम ये वाली लाइन भी इस तरह डार्क शो कर देते हैं ताकि पता चले। ये तो मैंने एक्सिस की लाइन पहले ड्रॉ की हुई थी, तो शायद जरूरत आपको ना महसूस हो रही है, लेकिन
नॉर्मली हम इस तरह भी कंप्लीट एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बात समझाने के लिए ना आप मुझे ये जो काम अगर मैं एक बीम बना रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इस बीम के ऊपर ये सपोर्टेड है, नीचे सिंपली सपोर्टेड है, और अगर आप जैसे यहाँ पे कोई लोड इसके ऊपर लगाए, शियरिंग में जो फेलियर होगा ना, शियरिंग में वो शियरिंग में फेलियर ये हो सकता है कि यहाँ पे शियर हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, या इधर हो जाए, इधर हो जाए, बीच में जहाँ लोड नहीं लग रहा वहां पे बात कर रहा हूँ, वहां पे हो जाए। लेकिन शियरिंग में फेलियर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोड ऐसे लग रहा हो और इस कागज का एक हिस्सा ऊपर चला जाए और एक हिस्सा नीचे आ जाए, एग्जैक्टली जहाँ पे कांटेक्ट में है इसके साथ, जहाँ लोड लग रहा है। शियरिंग कभी वहां नहीं हो सकती जहाँ लोड लग रहा है, वो लोड किसी कांटेक्ट के थ्रू लग रहा होगा ना। शियरिंग अगर होनी है तो ये इधर से फट सकता है, ये ऊपर चला जाए, ये नीचे रह जाए। इधर से हो सकता है कि ये यहाँ तक ये एक जगह रह जाए, और यहाँ से जहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो रहा है, वहां से ऊपर चला जाए। ये अपनी कैंची देखिए, कैंची क्या करती है, वो शेयरिंग करनी होती है, दो एंड्स होते हैं उसके, जो दो एजेस होते हैं, उसके बीच में आप कागज को फंसाते हैं और एक इधर से लोड लगाते हैं, दूसरे इधर से लोड लगाते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, वो लीवर आर्म कम होने की वजह से वो बेंड नहीं होने देते। अगर आप कैंची ऐसी हो कि जो एक इधर से दबाए और इधर से दबाए, तो वो बीच में सेक्शन बेंड हो जाएगा, वो शियर नहीं हो सकेगा। वो जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट लोड्स लगते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर वो शियर हो जाता है। ठीक है, वो कैंची ऐसे कर रही होती है, इधर से और इधर से, वो जो बीच में जो स्पेस होती है बिटवीन दी एजेस, वहां से वो कट जाता है। ठीक है, तो शियरिंग हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं होती, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जैसे ही आप निकलेंगे ऑन ईदर साइड, दैट इज अ पोटेंशियल लोकेशन, ये उस रीजन में शियरिंग हो सकती है। क्लियर? हाँ, ओरिजिनली, लेकिन इसकी इंक्लिनेशन मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इंक्लिनेशन का, अगर ये जो लाइन आ रही है, ये आ रही है 2.9999 हजार दफा 9 लाख दफा 9 है, तो 3 से कम नहीं ना, तो मैं बिल्कुल यहां करीब आ चुका हूँ, प्रैक्टिकली मैं उसको 3 कह सकता हूं। और इसी तरह ये वाली जो लाइन है जहां से शुरू हो रही है, अच्छा असल में मैं अगर ड्रॉ करूं तो नॉर्मली अब ये किताब में इसी तरह ड्रॉ होता है, लेकिन अगर मैं समझाने के लिए ड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, विदाउट जॉइनिंग देम, क्योंकि वहां पे ऐसा जो उसकी कोई वैल्यू यानी वो वहां पे शेयर का वर्ड यूज करना मीनिंगलेस है। लेकिन बस कन्वेंशन ये है कि नॉर्मली इसी तरह पे जंप के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सी पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्टली 6 मीटर वाला बने। सही है, मैं अपनी वर्डिंग चले चेंज कर लेता हूं, मैं कहता हूं जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी शेयर जो है वो -40 है। ठीक है, अब जब भी मैं शेयर एट ए वन एंड की बात करूंगा, शेयर एट दिस एंड या शेयर एट दैट एंड ऑफ द बीम, इससे मेरी मुराद यही होगी जो मैंने अभी कही है। ठीक है, ये अपने माइंड में प्रोग्राम कर लो कि जब भी मैं मसलन मैं कहूँ अगर शेयर एट ए तो वो -60, अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत है ना, वहां पे तो जहां पॉइंट लोड लग रहा है वहां तो शेयरिंग नहीं हो सकती। जस्ट टू द राइट उससे आएंगे तो वहां पे शेयर की वैल्यू -60 है। ठीक है, अच्छा शेयर फोर्स में तो जंप आ रहा है, शेयर फोर्स को अगर हम ग्राफ उसका प्लॉट करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर कोई जंप आएगा? ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे पॉसिबली आप सोच सकते हैं ना कि शायद जंप आए या ना आए, बी पॉइंट पे आएगा जंप। बी पॉइंट में मोमेंट के केस में इसलिए मसला नहीं है कि चाहे ये डिस्टेंस, चाहे ये जो फोर्स है 20 किलो न्यूटन, अब इस केस में इंक्लूड है तो इसका लीवर अप्रोचिंग टू 0 है ना, तो अगर उससे पहले काट दूं फिर तो ये आएगा ही नहीं ना। अगर मैं 2.9999 मीटर के ऊपर काट दूंगा तो फिर तो 20 आएगा ही नहीं।
अब आ भी रहा है तो इसका लीवर आर्म अप्रोचिंग टू जीरो है, लिहाजा ये मोमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, कोई अप्रिशिएबल मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों सूरतों में सेम आंसर बनेगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि m at x equal to 2.9999 मीटर इज सेम एज m at x equal to 3.0001 मीटर। ठीक है, यानी उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, समझ रहे? यानी इसमें तो कोई मसला नहीं ना कि ये एक बीम है, मैं कहूं कि ये बीम यहाँ पे एग्जैक्टली अंडर द पॉइंट लोड सैग कर रहा है या हॉग कर रहा है, ये तो डिफाइंड चीज है ना। ठीक है, कर सकता है सैग या हॉग एग्जैक्टली अंडर दैट पॉइंट लोड, या अगर इसे कैंटिलीवर जैसे हमारे केस में एग्जैक्टली अंडर द पॉइंट लोड वो या सैग या हॉग कर सकते हैं ना। इसमें तो कोई शेयरिंग वाली तो बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एक डिफाइंड चीज है और इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। ऑलराइट, अच्छा अब ये बजाय इसके कि हम अगर हमने पूरी लेंथ के ऊपर इस तरह की डायग्राम प्लॉट या ग्राफ प्लॉट करके देना हो, तो बजाय इसके कि हम बार बार सेक्शन एक जगह काटें फिर दूसरी जगह काटें, इसके बजाय फिर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं और फिर जब इक्वेशन बन जाए तो फिर उसको इजीली हम एक्स की वैल्यू बदलें और उसके अंदर से नई वैल्यू कैलकुलेट करते जाए। समझ रहे? यानी अब बजाय इसके कि हम कहें कि किसी एक कोई हम इसको वैल्यू कहें, हम कहें कि वो डिस्टेंस सॉरी मैं इसको कॉपी करने जा रहा हूं नीचे, लेट मी सी अगर ये यही चीज है। अच्छा, जैसे मैंने बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स की बात की है, उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट की भी मैं इस तरह से एक एक करके प्लॉट कर सकता था, लेकिन आई होप वो भी आपको समझ आ गई। वो भी सिर्फ टाइम की बात होगी, टाइम लगेगा, अदरवाइज हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? जैसे मैंने शेयर फोर्स की डायग्राम बनाई है उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट की भी बनाई जा सकती थी। अच्छा, मैं अब ये कहने जा रहा हूं कि बजाय इसके कि मैं किसी डिफाइंड पॉइंट, डिफाइंड डिस्टेंस, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू शो करूं कि 0.5 मीटर पे 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, अब मैं कहता हूं कि एट एनी डिस्टेंस x अगर मैं ये सेक्शन लूं, यानी अब मैं इसको ऐसे कहने जा रहा हूं, या मैंने सेक्शन काटा है और इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं कि दिस इज x। ठीक है, और मैं ये ऐसे डिफाइन करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ बुक में से ये देख लूं कि उसने आपको किस फॉर्मेट में दिखाया ताकि मैं आप कंसिस्टेंट रह सकूं। हाँ जी, जब तक हम सेक्शन बिटवीन ए एंड बी काटते रहेंगे, यानी जब तक x 0 और 3 मीटर के बीच में कोई वैल्यू होगी, तब तक हमारे पास एक गिवन इक्वेशन डिफाइन करेगी शेयर फोर्स की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। एग्री? यानी इसका मतलब ये कि अब मैं अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, आप भी कर रहे हैं ड्रॉ या नहीं? मुझे लग रहा है आप सिर्फ देख रहे हैं। हाँ जी, ये पॉजिटिव फेस है ना ये, तो मैं किस डायरेक्शन में शेयर फोर्स शो करूं? ठीक है, सो दिस इज v। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं vx। ठीक है, इसको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, किताब में ये सिंबल यूज हुए, जैसे आप कहते हैं ना f ऑफ x या y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो उस तरह से v एज अ फंक्शन ऑफ x किताब में इस तरह लिखा है। किताब वाला लिख लूं या ये जो सबस्क्रिप्ट में डाला है? किताब, सॉरी आप कह रहे हैं v एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दूं? सॉरी क्या कह रहे हैं हम? ओ ओके v एज हम इस सवाल का जवाब यार, अच्छा v की डायरेक्शन अलोंग y है, लेकिन वो सेक्शन कहां पे काटा है ये डिफाइन करेगा x की वैल्यू।
हॉरिजॉन्टली कहाँ पर है वो सेक्शन जहाँ काटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, v एज अ फंक्शन ऑफ x इस तरह के सवालों का समझ नहीं आता कि जवाब कैसे देना है v एज अ फंक्शन ऑफ x जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी v मल्टी, मैं सिर्फ इसलिए बार बार कह रहा हूँ कहीं आप इसको ये ना लेने कि v इंटू एक्स को मल्टीप्लाइड बाय x हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं m को भी ऐसे कह दूं, m एज अ फंक्शन ऑफ x, और ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको शो कर दिया। अब उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। ऐसे जो आपने लाजमी डिस्टेंस यहाँ पे शो करना है, ये जो मैंने नहीं शो किया ना, इसको आपने लाजमी शो करना है, ये कि ये कहाँ पर आपने सेक्शन काटा है, ये कहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिस्टेंस x के ऊपर। अब अगर आप इक्वेशंस लिखेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखेंगे, 60 प्लस v एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, आप लिखेंगे v एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -60 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। समेशन m एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, मैं लिख देता हूं इसको, मैं इसको कैपिटल x कह रहा हूं, कैपिटल x से मुराद वो x, यानी ये इस पॉइंट को मैं x कह रहा हूं, ठीक, क्योंकि मैंने इसको x कहा हुआ है ना, स्मॉल x, तो मैंने इसको कैपिटल x का नाम दे दिया। ठीक, आप नाम बेशक, मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक दफा सिर्फ अब ये पहली दफा कर रहा हूं तो मैं समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूं ना। नॉर्मली हम इस तरह x वगैरह डालते नहीं भी हैं, मतलब बगैर डाले भी हम कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, लिखवाओ 300, आगे प्लस mx, चलें। अच्छा, मैं mx लिख लेता हूँ, लेकिन मैं आपको जिस तरह मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं अगर इस साइड 300 मैंने लिख दिया ना, तो मैं फिर पहले 60 को लिखूंगा, फिर इधर आऊंगा ताकि मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आप फिर आज मेरी तरह, सो -60 x, आगे प्लस m एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। अब क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास vx और mx ये फंक्शंस तो बन गए हैं, बट हमने ये डिफाइन करना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये v और x के किस किस, यानी ये x के किस वैल्यू के लिए वैलिड है, बताएं। नहीं, पूरी रेंज बताएं ना। दिस इज ट्रू, सॉरी मैंने ये x के साथ हम 0 वाले शेयर के केस में इक्वल टू नहीं हम कह सकेंगे ना, बॉन्डिंग मोमेंट के केस में हम इक्वल टू भी डाल सकते हैं, ठीक है, एग्री। अच्छा, अब जब मैं B और C के बीच में कहीं पे सेक्शन काटूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, व्हाट आई मीन इज, सॉरी, अब अगर मैं सेक्शन बिटवीन B एंड C काटूं, समवेयर ओवर हियर मे बी, और अब ये बात ख्याल रखनी है, इस बात का ख्याल रखना है कि x का ओरिजिन कहां पर है, x कहां से हमने शुरू किया है, पॉइंट A से, तो अब अगेन ये उधर से ही हमने शो करना है, ठीक। ये मैं यहां में सेक्शन काट रहा हूं और ये इसको मैं डिस्टेंस x कह रहा हूं, ठीक है। क्लियर। अब जो यहां सेक्शन काटूंगा, अब आपके ख्याल में क्या तरीका इजी है, मैं लेफ्ट सेगमेंट के साथ वर्कआउट कर दूं या राइट के साथ, राइट ज्यादा इजी है, राइट ज्यादा इजी है, क्यों, वहां पे फोर्स एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर ये होगा कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो 6 - x है, ठीक है। अगर ये टोटल 6 है और यहां से लेके यहां तक x हो, यहां से लेके यहां तक, तो आगे जितना कितना रह जाएगा, 6 - x रह जाएगा ना। तो इट्स योर चॉइस, मैं इस दफा राइट के साथ वर्कआउट करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया हो, साइन कन्वेंशन आप प्रॉपरली इसको फॉलो कर सकें। अब मैं
ओके, अब मैं ये 40 किलोमीटर फोर्स में पहले शो कर दूं। और ये डिस्टेंस कितना है? 6 माइनस एक्स। अब आपने मुझे बताना है, आप बताएंगे मुझे, आप मुझे बताएं कि मैं शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में शो करूं ताकि मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शो कर सकूं। यहां पर डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, ये किसको आप कहेंगे? जी आपसे पूछ रहा हूं। 1 वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, आप 2 में होगा। आप क्या कहते हैं? आप 2 में, आप 2 में। 2 में क्यों पॉजिटिव होगा? नेगेटिव फेस पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया? क्लियर है आपको? जो 1 वाला कौन था आप कह रहे थे? तो ये इसलिए यहां पे क्यों अपवर्ड पॉजिटिव था, आपके लिए कह रहा हूं, बाकी लोगों को समझ आ गई मेरे ख्याल से। यहां पे हमने v को अपवर्ड पॉजिटिव शो किया था। क्यों? पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव होगी। ओके, ये डायरेक्शन ठीक हो गया। इसका नाम क्या रखूं? इसको भी मैं v एज अ फंक्शन ऑफ x कहूंगा। अब आप कहेंगे पहले भी आपने यही नाम दिया था। ठीक है, नाम का क्या है? गुड, ओके। सो उसके बाद अच्छा m का बताओ, m की डायरेक्शन क्या शो करूं? ये अच्छा ठीक है, ये ओके ओके। ये बात हर बंदे को समझ आई है? जिसको नहीं समझ आई वो मुझे बता दो, मैं उसको कुछ नहीं कहना कि आपको क्यों नहीं समझ आई। आपकी पहली दफा पढ़ रहे हैं, आप कौन सा इसको 10 साल से पढ़ रहे हैं ना। अगर आपको नहीं समझ आई तो ये बता दो। ये इसमें सिर्फ यही चीज मुश्किल है, और कोई चीज मुश्किल, बाकी तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। अगर आपको, आप में से किसी को ये बात समझ नहीं आई है तो बता दो, ताकि मैं आपको अभी ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। क्योंकि जब आप मेरे पास अगले सेमेस्टर में आओगे, फिर अगर ये चीज नहीं आएगी फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप। जी जी, बस मैं अब एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से हर बंदे को समझ आई है। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख ली है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी के जहां सेक्शन काटा होता है उसी के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट कंसीडर करते हैं। उसकी क्या वजह होती है? हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस पॉइंट के अबाउट कम ही कंसीडर कर रहा हूँ जहां सेक्शन नहीं काट रहा। जहां सेक्शन काटता हूँ उधर ही मैं मोमेंट समेशन ले रहा होता हूँ। कोई बता इसकी वजह बता सकते हैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? इसका सिर्फ एक फायदा है कि चाहे मैं, अगर मुझे खाली मोमेंट की इक्वेशन चाहिए हो तो अगर मैं यहां पे मोमेंट लूंगा इस जगह पे तो मुझे Vx की वैल्यू चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे मोमेंट ले लूं तो चाहे मुझे Vx की वैल्यू नहीं भी पता तब भी मुझे Mx की इक्वेशन मिल जाएगी। इसलिए कि वो Vx का तो लीवर आर्म 0 बनेगा ना वहां पे जब मोमेंट समेशन लूंगा। ठीक है, ओके। और ये थोड़ा सा शायद इजी भी रहता है। अच्छा, मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, मैं अब इसको x फिर कह देता हूँ, लेकिन आपको मेरे ख्याल समझ आ गई। अब मैं x उसी लोकेशन करूँ जहां मेरा, ठीक है। लिखवाएं मुझे मोमेंट इक्वेशन, सॉरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये क्या लिखूं आगे? 40 इंटू 6 माइनस एक्स। आगे आगे ये इतना स्लो, इक्वल टू 0, इक्वल टू डर डर के क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि आपको डाउट है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको डाउट है तो मुझे पता चल जाए किस चीज में डाउट है। ये कंसीडर हो गया, ये भी हो गया, ये तो इससे पास कर रहा है, तो फिर कौन है इक्वल टू 0? लिख भी आप लोग नहीं रहे हो, मैं आपसे, आप खुद लिखने के बजाय आपसे पूछ लूँ आप इस लिखने से पहले, तो वो भी आप जवाब ना दो, तो फिर इसका मतलब आप बिल्कुल ही बस तमाशा ही देख रहे हो सिर्फ। सॉरी,
40 का जो मोमेंट होगा अबाउट दिस पॉइंट, वो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, और हम इसी को, ओ थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब है आप बिल्कुल जाग रहे हैं, बाकी मेरे साथ सो रहे हैं। ओके, सो इसी क्वेश्चन से हम लिख लेते हैं mx इक्वल टू -40 टाइम्स 6 माइनस एक्स, और फर्दर हम लिख सकते हैं -240 प्लस 40x। अगर हम नॉर्मल इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, बस इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 40x माइनस 240। इजी एनफ, इजी है। अच्छा, और v की इक्वेशन, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मीनिंग एक तो है ना सबमिशन एफ वाई इक्वल टू 0, फिर दोनों टर्म्स, और फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं स्टेज पे। मतलब ज़ाहिर है मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपने 40 का है तो फिर इसका मतलब आप पहले अच्छी तरह से वो सबमिशन एफ वाई वाले की प्रैक्टिस करें। -40 आएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ज़ाहिर है सम करेंगे तो। ओके, अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है ये कब वैलिड है? जब हम सेक्शन बी और सी के बीच में काटें। और इस बात को मैथमेटिकली कैसे हम शो करेंगे, कैसे बयान करेंगे? जब मैं कहूं कि मेरा सेक्शन बी और सी के बीच में हो, इसका मतलब ये कि जब मेरा एक्स की वैल्यू थोड़ी सी यहां से, यानी एक्स से यहां की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 6 से छोटी, ज़ाहिर है 6 से बड़ी तो फिर बीम से बाहर निकल जाएंगे ना, समझ रहे ना? इस बात को समझ लिया आपने? So these values are valid, these equations are valid. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो नहीं होंगे यार, इतने तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं। बिटवीन 3 मीटर और 6 मीटर, ठीक हो गया? और सॉरी, इसके साथ इक्वल टू नहीं आएगा। क्लियर है ये? अब कोई कंफ्यूजन? उसके बाद अगर हमने प्लॉट करना, प्लॉट, अच्छा ड्रॉ और प्लॉट में आप फर्क समझते हैं? प्लॉट का मतलब होता है कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। जिसके लिए मोस्टली आप टेबल एक बना लेते हैं। मसलन हम इस तरह का टेबल बना सकते हैं जिसमें x इन मीटर्स, फिर v इन किलो न्यूटन, और फिर m इन किलो न्यूटन मीटर, इस तरह से वैल्यूज चल रही हूँ। 0 पे ये वैल्यू, जो भी आप वैल्यू लिख लें, कैलकुलेट कर लें इस तरह। फिर इसी तरह से कोई इंटरवल चूज कर दें, ऐसे ही ग्राफ बनाए जाते हैं ना, सूटेबल इंटरवल। जैसे 6 मीटर टोटल लेंथ है, 3 मीटर के हैं, तो आप जैसे मैंने 0.5 लिया था, आप 0.5 ले लें, या जो भी आपको सूटेबल वैल्यू लगती है आप ले सकते हैं। जितना आप क्लोज इंटरवल लेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स बनते जाएंगे, ग्राफ की शेप उतनी आप अच्छी तरह से फाइनली ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक, ऐसे ही है ना? तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, यानी ग्राफ शीट के ऊपर खुद हाथ से पॉइंट्स लगा के कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप 0.5 मीटर का इंटरवल रख लें, और आप हर एक के ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मसला आएगा, आपने मसलन 1.0 पे कर दिया, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, फिर उसके बाद आप 2.5 पे, अगले पे आप क्या करेंगे? यस, 2.9999 सो ऑन, समझ गए? और उससे अगला पॉइंट, यस, ये बस अगर आपको समझ आ गई है तो आई थिंक ये आपको मसला नहीं होना चाहिए। आगे 3.5, 4 सो ऑन 6 तक, ठीक है? ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, 5.9 चलें, ठीक है, आप इसको 5.999 कहते हैं, बस वहां पे खत्म कर दें आप, ठीक है? 6 भी करना चाहें तो फिर उसके, लेकिन ये कि आपको फिर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन चूंकि नहीं है तो आप कहेंगे 6 पे, तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो आप चलें इसी तरह 5.99 आखिरी वाला बना दें, ठीक है? आप इसी तरह तो आप कहेंगे 0 पे भी डिफाइंड नहीं है, इसको भी 0.0000 समथिंग करना पड़ेगा। लेकिन अब आप मतलब समझ गए, तो अब आप इसमें अल्फाज में ज़्यादा सख्ती ना कीजिएगा कि अब आपने तो ये कहा था, अब यहाँ आप बात ये कर रहे हैं, समझ आपको आ गई है ना? ठीक है?
ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इस तरह से, यानी इस तरह से मैं आपको इसलिए करके दे रहा हूँ कि ये आपने इस तरह प्लॉट करना है कि एक तो आपने इसको करना है मैन्युअली। मैन्युअली से मुराद है क्या, पेंसिल, स्केल और ग्राफ शीट लेके उससे आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एक तो आपने ऐसे करना है, वो मैं आपको वैसे प्रॉपर असाइनमेंट भी भेज दूंगा, लेकिन आप इसको तो कम से कम करो, ये तो कम से कम असाइनमेंट का पार्ट है ही ना जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और 6.0 तक ठीक है, 6.0 का मतलब मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपने इसको एक्सेल पे करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सुना हुआ है ना, यूज भी किया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने आपकी गाइडेंस के लिए मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन आपने शीट एक्सेल पे खुद बनानी है। बनानी खुद है, आपके सामने बनती जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपने उससे हेल्प लेनी है जहां उसको समझने के लिए। लेकिन आपने ड्रॉ अल्टीमेटली अपनी नई, आप एक एम्प्टी शीट से स्टार्ट कर रहे होंगे और उस तरह से शीट आप बिल्ड करेंगे, ठीक है। उससे मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो मैं चाह रहा हूं कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम की प्लॉट करना आ जाए। वो आप एक तो आपने मैनुअली कर लिया होगा, तो कॉन्सेप्ट होपफुली आपको मैनुअली करने से प्लॉट हो जाएगा। लेकिन मैनुअली से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली चाहिए होता है। उसके अलावा अगर आप खाली हाथ से कर रहे हो तो फिर आपको जो काम दुनिया मतलब 3 दिन में कर रही है वो आप 3 महीने में करेंगे, ठीक है। तो समटाइम्स, और बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो इस तरह होती है कि अगर आप समझ जाएं, आप हाथ से करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगे। अब ये तो एक सिंपल सी बीम है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स बीम्स और आएंगी, तो आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू में आप कहेंगे इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं मान लेता हूँ इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आगे जो मैं आपको कुछ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उनमें आपको ज़रूरत होगी, तो फिर आप कहेंगे अब क्या करें। तो मैं सिंपल के थ्रू आपको मैं चाह रहा हूँ आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख जाएं। ये जो नॉलेज होगा इसका वो आपको और बहुत सारी जगहों पे फ़ायदा देगा। आप इनिशियल इस स्टेज के ऊपर इस चीज़ों को सीखना शुरू हो जाएं, फिर आपके स्किल सेट बनेगा, उससे फिर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे, आप प्रॉब्लम को देखेंगे, अगर आपको मैनुअली करना पड़ेगा खाली तो आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये काम एक्सेल में इस तरह हो सकता है तो आप कहेंगे अच्छा ये आसान काम है। तो वही एक ही काम आपको आसान या मुश्किल लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कंप्यूटर स्किल्स आपके सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मैनुअली आपको ये मुझे ग्राफ प्लॉट करवाने की आपको जरूरत है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बस इक्वेशन से पता होनी चाहिए थी। मसलन में आप यहाँ तक आप हों तो आपने पहली वाली जो सेट ऑफ इक्वेशन है उसको यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं तो फिर दूसरी इक्वेशन यूज करनी है। एक्सेल में आपको बता सकते हैं एक्सेल में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा इस चीज के लिए, कि मैं कहूँ कि v के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है जब मेरा x इतना हो, जब मेरा x इस रेंज से बाहर चला जाए तो फिर मेरे ऊंचा बोल दो, उसको बता रहे हो, मुझे क्यों नहीं बता रहे यार, मैंने आपको कुछ कहना है, मैंने आपसे सुन लिया। वैसे इफ का कह रहे हो, हाँ तो इफ आप यूज करेंगे, ठीक है। इफ वो आप सीख जाएंगे खुद ही। मैंने उसके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैंने सिर्फ वहां पे लेक्चर नहीं दिया, मेनली वो आपको एक्सेल के अंदर उसको कैसे करना है ये सिखाने के लिए किया, ठीक है। यही आई थिंक यही प्रॉब्लम है, अगर मुझे शायद यही प्रॉब्लम है या कोई और होगा, लेकिन यही मेरा ख्याल है यही प्रॉब्लम है उसके अंदर जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एक्सेल पे कैसे उसको प्लॉट करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं इस यहाँ पर हम बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम हमने किया ना, बिल्कुल हम मैथमेटिकली चलते रहे। मैथमेटिकली से मुराद ये है कि हमने हर दफ़ा उन बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके चीज़ें कैलकुलेट की हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस लास्ट सेक्शन जो हमने काम किया उसकी तरफ आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे जिसमें हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, फिर हमने इसकी भी इवन इक्वेशन बना दी। ऐसे ही है ना। मैं आपको इसका, जिसमें आप बगैर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट किए आप काम कर सकें, वो आपको थोड़ा सा तरीका, बल्कि इस एग्जांपल के बजाय इससे आपको समझा देता हूं, इसके थ्रू। मसलन अब आपको ये पता चल गया कि मैंने Vx की जब इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है कि यहां से आप देखें, यहां पे इस जगह देखें, इक्वेशन तो असल में ये है ना, यहां से फिर आपने वर्कआउट किया। डायरेक्टली लिखने का आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि जो चीज इसी डायरेक्शन में है जो v की डायरेक्शन शो हुई है, जैसे 6 उसी डायरेक्शन में,
उसने अल्टीमेटली दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाना है। तो आप इसी, अगर आपकी इक्वेशन ये नहीं बनी हुई और आप डायरेक्टली इसी को देख रहे हैं तो आप आदत बना लें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाजू का सिर्फ कॉन्सेप्ट इनफ नहीं होता। आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलता है काम का तो फिर आपको क्विकली उसको कर रहा आना चाहिए, यानी आपके पहले स्पीड तेज हो जानी चाहिए। आपको पता है कि ये सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वी है, लिहाजा इसने क्या हो जाना है, माइनस। तो आप 60 माइनस ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको m का देखना है। m की जब आप इक्वेशन सेट करेंगे तो आपको अगर पता है कि लेट्स से मैं उसी को पॉजिटिव मान लूं, जो इसको, जब जैसे हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने जो इक्वेशन लिखी है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये 300 का जो सेंस है ये वही सेंस है जो इस mx की है, ऐसे ही है। तो अब आप ये समझ जाएंगे कि इसने अल्टीमेटली चूंकि उस तरफ जाके नेगेटिव होना है, तो आप इक्वेशन लिखते ही ऐसे शुरू कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये 60 की जो सेंस है वो ये वाली सेंस है, अपोजिट टू दिस mx। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं मैं बना रहा, मैं उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बेस पे माइंड के अंदर समझने की प्रोसेस कर रहा हूं कि इसने चूंकि वही, समझ रहे ना। तो आप इसका ये ना समझ लें कि आप ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन का रूल मैंने कोई चेंज कर दिया, ठीक है, जल्दी लिखने के लिए। अच्छा, अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, लेकिन जब मैं उस दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। इससे भी और एक और चीज आसान, जो आपको आसान, पता नहीं आपके लिए आसान या मुझे, जो जिससे मैं अभी तक करता आ रहा हूं, वो ये है कि आपने इमेजिन करें कि जहां से, जैसे एक आपने अगर फिक्स किया ना, जैसे मैं मिसाल की तरह समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर इस सेंड पे आपने फिक्स किया हो ये वाली साइड, ये, और आप इसको यहां से लोड लगाएं ऊपर की तरफ, तो ये जो 60 है यहाँ पे किस तरह का सैगिंग, ये इसको सैग कर रहा होगा या हॉग कर रहा होगा? खाली अगर 60 को देखें सैग कर रहा है ना, सबको समझ आ रही है ना। जैसे ये अगर मैं यहाँ से ग्रिप कर दूं और इसको ऐसे ऊपर लोड लगाऊं तो ये इसको ऐसे सैग करेगा, ऐसे करके। ये थोड़ा सा चीज ऐसी है ना, समझ रहे? तो मुझे पता चल जाएगा कि जब मैं m लिखने लगाऊं आखिर में, तो मेरे m की इक्वेशन में सैगिंग मोमेंट क्या कंसिडर करते हैं आप? पॉजिटिव। तो मैं इसके साथ मैं डायरेक्टली इमेजिन कर रहा हूं कि चूंकि खाली अगर इसको मैं देखूं तो ये सैगिंग प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो डायरेक्टली मोमेंट लिखा हुआ है, तो ये हॉगिंग डायरेक्शन में है ना, ऐसे करके हॉगिंग को नेगेटिव मानते हुए, ठीक हो गया। तो ये वाला जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है, यानी ये जो मेथड मैंने यहां डिस्कस किया, ये बेसिक है, ठीक, ये समझाने के लिए। अक्सर जब आप आगे, जब हम इक्वेशंस, जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा मोमेंट की इक्वेशंस, बहुत ज्यादा, स्पेशली मोमेंट की इक्वेशंस बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती हैं, यानी एक ही प्रॉब्लम में 10-15 आपको मोमेंट की इक्वेशंस लिखनी पड़ जाती हैं। तो उस चीज को, अगर आपको ये चीज पता हो तो आप जल्दी से लिख सकेंगे, ठीक है, आप चांसेस ऑफ मिस्टेक भी शायद कम हो। इससे अगली चीज, लास्ट जो ऑब्जर्वेशन इसके अंदर है, वो ये है कि शेयर फोर्स की जो डायग्राम हमारी बन रही है इसके अंदर, या अगर आप इक्वेशंस को देखें, यहां आ रहा है Vx इक्वल टू -60, यहां दूसरे सेट में आ रहा है Vx इक्वल टू -40, यानी x की पावर क्या है इसके अंदर, यानी जब मैं कह रहा हूं v ऑफ x इक्वल टू -60 या -40, तो x रेज टू द पावर क्या है इसमें, ये नहीं पता आपको? अगर मैं कहता हूं, चलो इससे जरा बाहर आ जाओ, अलजेब्रा में आ जाओ। जब मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू 2x, x की पावर क्या है इसमें, 1। जब मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 7, x की पावर क्या है इसमें, 0। अच्छा, ओके, अब हमारी इक्वेशन में ऐसे लिखा हुआ है -60 और -40, ऐसे ही है। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये किस डिग्री की लाइन है? डिग्री ऑफ इक्वेशन पता है ना आपको? डिग्री ऑफ इक्वेशन यही तो होती है ना, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। इसकी डिग्री क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री लाइन का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट तो होगी और फ्लैट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही है ना। जैसे मैं आपको अलजेब्रा तो नहीं पढ़ा रहा हूं,
अगर मैं आपसे कहूं कि प्लॉट y इज इक्वल टू 7, कैसे प्लॉट करेंगे? अगर ये 7 है यहाँ पे ऐसे होगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लॉट y इक्वल टू -3, ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इक्वेशन को देखते ही प्लॉट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लाइन कांस्टेंट है फॉर दिस रेंज, और इस रेंज में फिर इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू जाती है। इसका मतलब ये दो फ्लैट लाइंस चलेंगी, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था। अच्छा, मोमेंट की इक्वेशन पे जरा गौर कीजिएगा। मोमेंट की इक्वेशन में यहाँ फर्स्ट रेंज के लिए मोमेंट की इक्वेशन है 60x - 300, ऐसे ही है 60x - 300। और फिर दूसरी वैल्यू क्या है? 40x - 240। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? जैसे ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, हाँ जी, एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसका स्लोप ये होगा। अगर मैं इसको देखूं, इसका मतलब ये कि ये एक लाइन होगी जिसका स्लोप 60 होगा, और जो इसका क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इसका -300 होगा। इसका मतलब है कि दिस लाइन विल स्टार्ट एट, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और ये -150 है और ये -300, इसका मतलब है इसने यहां से शुरू होना है और फिर उसके बाद जो इसकी स्लोप है वो 60 की स्लोप से इसमें जाना है। ठीक, यहां पे 60 की स्लोप को आप चलिए 60 किसी स्लोप के ऊपर इसमें जाना है और ये 60 है, पॉजिटिव 60 है ना। इसका मतलब है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप का बात है क्या मतलब होता है? राइजिंग लाइन, ऐसे ही है। इसका मतलब इसने यहां से राइज होना है और ऐसे कुछ चलना है इसमें। अब एग्जैक्टली क्या बनेगा वो आपको, अच्छा इससे अब एक और चीज पता चल गई। अगर एक ग्राफ की शक्ल लाइन है, यानी लीनियर ग्राफ है, कर्वेचर उसमें नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिल जाए तो बाकी स्ट्रेट लाइन चलेगी ना। इसका मतलब ये कि इस पार्ट के लिए अगर हम 2 पॉइंट्स पे इसको वैल्यूएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? x पुट करो ना यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं -300, मैं यहाँ पे आ गया -300। मैं कहता हूं ये इसके लिए भी वैलिड है, 3 के लिए भी, तो 3 यहाँ पुट करो -20। इसका मतलब है कि जब मैं -300 और इधर है -20 लेट से, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा। बाकी पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत है जब तक कि ये 1 डिग्री लाइन हो, नहीं जरूरत ना। नेक्स्ट इसको देखो, हाँ अब आपको कंफर्म हो जाएगा। यहां पे आप 3 पुट करके देखें, वहां आपने 3 पुट किया तो -20 आया। यहां पुट करें तो क्या बनेगा? सेम बनेगा। अच्छा सॉरी, वो वैल्यू क्या बन रही थी? -120। यहां भी यही बनेगी ना, -120। इसका मतलब यहां से प्रूफ भी हो रहा है कि ये इक्वेशन दोनों, यानी आप 3 के लिए कोई एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दोनों वैलिड। अच्छा अगले 6 के ऊपर, अच्छा इसका मतलब है हमें असल में बाय आवर नॉलेज हमें पता नहीं है तो सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर आपने 0 पे कर लिया और इस इक्वेशन को 3 पे कर लिया तो दोबारा इसको 3 पे करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ अगले पॉइंट पे 6 के ऊपर इसको कर लें, और 6 पे वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर आप
यहां 6 पुट करें तो क्या बनेगा आंसर 0। ये एक ही लाइन नहीं चल रही, इस लाइन की स्लोप है 60, इसकी स्लोप है 40। ये ज्यादा राइज कर रही है, ये जरा कम रेट पे राइज कर रही है। ठीक हो गया? अच्छा, इस फॉर एग्जांपल आपको मैं ये डायग्राम बना के दूं और मैं आपसे कहूं कि क्विकली आप चेक करें डायग्राम ठीक है या नहीं, तो आप एंड्स को स्पेशली देखिएगा। इस एंड पे मोमेंट, इस एंड पे मोमेंट। यहां पे जो फ्री एंड है, फ्री एंड जो बीम के अंदर आपको गिवन है, इस पे कोई मोमेंट हो सकता है कभी प्रोड्यूस? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता कभी। क्या मतलब यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं बन सकता, जहां तक कि आप अप्लाई ही एक्सटर्नली यहाँ पे करें मोमेंट। यहां तक कि अगर आप यहाँ पे कोई मोमेंट अप्लाई कर दें वो तो अलग बात है ना, लेकिन अगर खाली कोई पॉइंट लोड लग जाए तो वो तो उसी पॉइंट से पास करेगा, तो वहां तो मोमेंट हमेशा जीरो ही रहेगा ना। या वैसे वहां पे कोई पिन सपोर्ट होती है, कोई रोलर सपोर्ट होती है, तब भी हमें पता था कि उसने तो मोमेंट फ्रैक्शनली डेवलप करना था, वहां पे खाली वर्टिकल को राइट हो सकता था। इसका मतलब पिन सपोर्ट होती है, रोलर सपोर्ट होती है या फ्री एंड होता, तो इसका मतलब है वहां पे क्या मोमेंट कितना होता था, जीरो। तो इस तरह की जब आपको थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली आइडिया होने। फिर जब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे डायग्राम प्लॉट करो, तो आप क्विकली कर सकोगे, इसलिए कि अब आपको पता चल चुका होगा कि मुझे सिर्फ कुछ क्रिटिकल फॉर्मेट में अगर मैं कर रहा था तो मैं सिर्फ इस पॉइंट पे करना बस कि ये कितना बनता है, वो भी मैं कैसे करता, 40 into 3 120 बनता है। और अगर मैं जरा इसको फिक्स एज्यूम करता तो ये हॉकिंग प्रोड्यूस करता है, लिहाजा मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे -120। मुझे सिर्फ इसी पॉइंट की कैलकुलेशन करनी थी बस, बाकी दोनों पॉइंट्स मुझे पता था कि ये एक तरफ -300 तो लग ही रहा है ना, ये नजर आ रहा है आपको हॉकिंग मोमेंट। बस मैं फिनिश कर रहा हूं इसको। जैसे ही मैंने रिएक्शंस फाइंड कर लिए मुझे ये पता चल गया कि यहां पे ये हॉकिंग मोमेंट -300 का लग रहा है। ठीक है, ये आप सबको समझ आ रही है कि ये -300 का हॉकिंग मोमेंट है? नहीं आ रही है। अगर आपके यस सर कह भी रहे मैं नहीं मान सकता। नहीं समझ आ रही? सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं बस, फिर आपको छोड़ देता हूं। अगर मैं सेक्शन जस्ट टू द राइट ऑफ द ए काट लूं और उसकी लेंथ इतनी होगी उस सेक्शन की, सेगमेंट की, उसकी एक तरफ अगर ये इस तरह का मोमेंट लगे तो दूसरी तरफ अगर मैंने जस्ट टू द यानी अप्रोचिंग टू जीरो अगर इसकी डिस्टेंस हो, ये वाला अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट जीरो बट अप्रोचिंग टू जीरो, तो यहां पे और यहां पे भी यही उतना ही मोमेंट होगा ना फिर तो, क्योंकि जितने भी कोई वर्टिकल फोर्सेस होंगे उनका चूंकि लीवर आर्म जीरो रहेगा तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक ही जो, तो इसने इस तरह का मोमेंट ही रहना है ना, तो ये हॉगिंग ही है ना। शुरू में यही साइन कन्वेंशन का लेक्चर यही बताया था ना। असल में जो बेंडिंग मोमेंट है वो ये नहीं है -300, वो ये जो मैंने ये आपको शो किया है ना, ये वैल्यू असल में अगर मैं साइन कन्वेंशन के मुताबिक शो करूं तो मैं ऐसे शो करता एम, और ये एम का आंसर मेरा ये बन जाता। ये रिएक्शन को देख के, रिएक्शन की वैल्यू तो बस एक वैल्यू ना 300 किलोन्यूटन मीटर सर्टेन डायरेक्शन में, ये इसको इसकी हॉगिंग नेचर होने का पता कैसे चलेगा? बेंडिंग मोमेंट के लिए ये हो ही नहीं सकता कि आप सेक्शन ना काटे और आपको पता चल सके। बेंडिंग मोमेंट इंटरनल फोर्स है ना, सेक्शन तो काटना पड़ेगा ना। तो सेक्शन मैंने जस्ट टू द राइट ऑफ ए काटा है और मैंने वहां देखा है कि मोमेंट की सेंस क्या बन रही है, और वो मोमेंट की सेंस -300 बन गई। ठीक है, और वैसे उसको देखने से भी पता चल जाता है कि ये हॉगिंग डायरेक्शन में। ठीक है जी, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर लूंगा। कल आप लोग 9 से 10 फ्री हो ना? सॉरी 8 से 9, 8 से 9 फ्री हो। मैंने चेक किया आपका टाइम टेबल। अच्छा, 15 मिनट में नाश्ता कर सकते हो? 8:20 पे आ जाओगे? या इन्होंने फिर कहना यार आप छोड़ ही नहीं रहे। मैं तो सोच रहा सुबह फ्रेश होंगे, एक थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ा दूं। चलो 8:30 से 9, ठीक है। ये छोटा सा टीका आपको मैंने लगाना है। 8:30 से 9, ठीक है, पहुंच जाओगे ना? मैं अटेंडेंस यहीं पे आपके ले रहा हूँ। 1